करने वाले ऑल्टरनेटर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला पैरेलल ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। हमें पता है जो पावर प्लांट है उसमें बेसिकली लगा होता है ऑल्टरनेटर, और जो ऑल्टरनेटर है बेसिकली पावर जनरेट करने का काम करता है। हमें पता है जो ऑल्टरनेटर है मतलब जो सिंक्रोनस जनरेटर है उसके शाफ्ट के साथ क्या कनेक्टेड होती है, टरबाइन कनेक्टेड होती है। जब हम लोग टरबाइन को मैकेनिकल इनपुट देते हैं तो जो टरबाइन है वो हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करके देती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें किसी भी पावर प्लांट में जो ऑल्टरनेटर जो लगे होते हैं वो एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटर लगे होते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटर लगे होते हैं। अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम लोग पावर प्लांट बनाते हैं और उसमें एक ऑल्टरनेटर लगा देते हैं और वो एक ऑल्टरनेटर पूरे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो हमें बेसिकली पावर प्लांट में बेसिकली बहुत सारे ऑल्टरनेटर लगाने होते हैं, राइट। मल्टीपल ऑल्टरनेटर लगाने होते तब जाके जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसको हम लोग क्या कर पाते हैं, फुलफ़िल कर पाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, मल्टीपल ऑल्टरनेटर की लगाने की, एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटर को सिस्टम में यूज़ करने की। उसका सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जो पावर की जो डिमांड है उसको हम लोग क्या कर पाए, जो पावर की जो डिमांड है उसको हम लोग फुलफ़िल कर पाए, पावर रिक्वायरमेंट को हम लोग फुलफ़िल कर पाए, राइट। यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग मल्टीपल ऑल्टरनेटर को पैरेलली लगा रहे तो उसके बदले हम लोग एक बड़ा सा ऑल्टरनेटर क्यों ना यूज़ कर ले पावर प्लांट में। मतलब अगर मल्टीपल अगर हम लोग 3-4 ऑल्टरनेटर लगा रहे तो 3-4 ऑल्टरनेटर के बदले हम लोग एक बड़ा सा ऑल्टरनेटर लगा देते जो कि वो 3-4 ऑल्टरनेटर को रिप्लेस कर देगा। तो बेसिकली अगर हम लोग ऐसा करें, ऐसा करने में कुछ नहीं है मगर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, राइट। तो इसकी जो डिसएडवांटेजेस है इसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटर इन पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वी यूज़ मल्टीपल ऑल्टरनेटर इन पावर स्टेशन एंड दिस ऑल्टरनेटर आर कनेक्टेड पैरेलली। हम लोग मल्टीपल ऑल्टरनेटर को यूज़ करते हैं पावर स्टेशन में, और ये जो ऑल्टरनेटर है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलली। रीज़न ऑफ यूजिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटर इन पावर स्टेशन इज़ टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर। जो रीज़न होता है बहुत सारे ऑल्टरनेटर को यूज़ करने का पावर स्टेशन में, वो ये होता है कि जो पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग फुलफ़िल कर पाए, क्योंकि जो सिंगल जो ऑल्टरनेटर है वो इतने अमाउंट में पावर को जनरेट नहीं कर सकता। अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया थोड़े टाइम पहले, हम लोग बहुत सारे ऑल्टरनेटर को लगाने के बदले एक बड़ा सा ऑल्टरनेटर क्यों नहीं लगा देते। तो इसके डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटर इन पैरेलल, राइट। तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि हम लोग एक बड़ा सा ऑल्टरनेटर क्यों नहीं लगा देते इंस्टेड ऑफ यूजिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटर। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हम लोग बड़ा सा अगर ऑल्टरनेटर अगर लगाते मल्टीपल ऑल्टरनेटर लगाने के बदले, तो होगा क्या, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा चले जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑपरेटिंग कॉस्ट रिमेन लेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होगा अगर हम लोग मल्टीपल ऑल्टरनेटर को पैरेलली लगाए इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन बिग सिंगल ऑल्टरनेटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा वो कम होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट किस तरीके से कम होगा, अगर पावर की डिमांड अगर कम है तो ऐसे केस में जो ऑल्टरनेटर है आप उसको ऑफ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एज ऑफ एग्जांपल मान लेते हैं जो पावर की जो डिमांड है वो है 7000 मेगावाट और आपने लगा के रखा है 7 ऑल्टरनेटर। अभी होता क्या है, जो पावर की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। रफ एग्जाम्पल, पावर की डिमांड कम हो जाती है, पावर की जो डिमांड है वो 7000 मेगावाट से 5000 मेगावाट हो जाती है। तो आप क्या करोगे, सातों ऑल्टरनेटर नहीं चलाओगे क्योंकि अभी जो पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है। तो आप क्या करोगे, दो जो ऑल्टरनेटर है उसको बंद कर दोगे और 5 ऑल्टरनेटर को चलाओगे। और जो 5 जो ऑल्टरनेटर है वो क्या करेंगे, जो पावर की जो डिमांड है उसे फुलफिल करेंगे, राइट। सिमिलरली पावर की डिमांड और कम हो गई, मान लेते पावर की जो डिमांड है वो हो गई 2000 मेगावाट। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, 5 ऑल्टरनेटर को बंद कर दोगे, 2 ऑल्टरनेटर को चालू रखोगे, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो बहुत हद तक के कम हो जाता है जब हम लोग बहुत सारे ऑल्टरनेटर को पैरेलली चलाते हैं। अगर हम लोग एक बड़ा सिंगल ऑल्टरनेटर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ऐसा हम लोग नहीं कर पाते। तो जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। इफ पावर डिमांड इज़ लेस देन वी कैन टर्न ऑफ सम ऑल्टरनेटर। अगर पावर डिमांड अगर कम होता है तो ऐसे केस में हम लोग थोड़े बहुत ऑल्टरनेटर को बंद कर सकते हैं आउट ऑफ मल्टीपल ऑल्टरनेटर, जिसके वजह से होगा क्या, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होगा। बहुत सारे ऑल्टरनेटर को अगर हम लोग पैरेलली लगाते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन सिंगल ऑल्टरनेटर, वन बिग सिंगल ऑल्टरनेटर, तो ऐसे केस में होता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब मल्टीपल ऑल्टरनेटर को चूज़ करने पर जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। जो जनरेशन कॉस्ट होता है वो भी बहुत हद तक के रिड्यूस हो जाता है, और जो रिलायबिलिटी होती है पूरे पावर सिस्टम की वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। और सिमिलरली अगर हम लोग मल्टीपल ऑल्टरनेटर को अगर यूज़ कर रहे हैं और किसी ऑल्टरनेटर में अगर हमें मेंटेनेंस करना है, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें बिल्कुल भी इंटरप्शन नहीं होगा। मगर अगर हम लोग एक बड़ा से ऑल्टरनेटर चूज़ कर रहे हैं और वो ऑल्टरनेटर को अगर मेंटेनेंस के लिए अगर हमें लेके जाना है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें बहुत बड़ा इंटरप्शन होगा, क्योंकि वो एक ही ऑल्टरनेटर था जो कि पूरी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी सर्व कर रहा था, राइट।
तो जो रिलायबिलिटी होती है पूरे पावर सिस्टम की वो इंक्रीज़ कर जाती है। और अगर कोई ऑल्टरनेट अगर ब्रेक हो जाता है तो किसी भी कोई ऑल्टरनेट अगर ब्रेक हो जाता है, किसी ऑल्टरनेटर में किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का अगर काम आ जाता है, तो ऐसे केस में जो पावर सप्लाई है उसमें किसी भी तरीके का इंटरप्शन नहीं होता। ड्यूरिंग मेंटेनेंस टाइम इंडिविजुअल ऑल्टरनेटर कैन बी टेकन आउट, जैसे कि हमने डिस्कस किया मेंटेनेंस के टाइम इंडिविजुअल ऑल्टरनेटर को हम लोग मेंटेनेंस में ले सकते हैं विदाउट कॉसिंग एनी इंटरप्शन इन पावर, पावर में बिना इंटरप्शन, पावर में बिना कोई इंटरप्शन के, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया वही हमें स्टेटमेंट बोल रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर कुछ जैसे कि हमने बात किया पैरेलल ऑपरेशन के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और ऑल्टरनेटर हम लोग पैरेलली क्यों लगाते हैं इसके बारे में हमने बात किया। अभी जब हम लोग ऑल्टरनेटर को पैरेलली लगा रहे होते हैं तो ऐसे केस में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें कंसिडर करना होता है, राइट। कंडीशन फैक्टर विच इज़ टू बी कंसिडर वाइल कनेक्टिंग ऑल्टरनेटर पैरेलली, जब हम लोग ऑल्टरनेटर को पैरेलली लगाते हैं तो कुछ इंजीनियरिंग कंसिडरेशन होते हैं जो कि हमें एज्यूम करना होता है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें पहला इस कंसिडरेशन हमें क्या होता है, पहला कंसिडरेशन ऑल्टरनेटर विच इज़ टू बी कनेक्टेड विद द मल्टीपल ऑल्टरनेटर, ऑल्टरनेटर जिसे हमें मल्टीपल ऑल्टरनेटर के साथ कनेक्ट करना है। तो जो ऑल्टरनेटर है उसका जो फेज सीक्वेंस है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वी कैन ऑल्सो से इनकमिंग ऑल्टरनेटर विच इज़ टू बी कनेक्टेड विद द एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर, या फिर बोल सकते सिस्टम, उसका जो फेज सीक्वेंस है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब मान लेते हैं हमारा जो ऑल्टरनेटर है, हमारा जो पावर सिस्टम है, पावर हाउस आई मीन पावर प्लांट, उसमें 3 ऑल्टरनेटर लगे पैरेलली। अभी हमें चौथा वाला ऑल्टरनेटर पैरेलली लगाना है। तो जो चौथा वाला जो ऑल्टरनेटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इनकमिंग ऑल्टरनेटर। और बाकी के जो ऑल्टरनेटर है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर। तो जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसका जो फेज सीक्वेंस है वो एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के फेज सीक्वेंस से मिलना चाहिए। अगर मिलता है तभी जो चौथा वाला जो ऑल्टरनेटर है उसको हम लोग बाकी के ऑल्टरनेटर के साथ लगा पाएंगे। दूसरा अगर हम लोग देखें कंसिडरेशन, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर शुड बी सेम एज दैट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर। जो टर्मिनल वोल्टेज है इनकमिंग ऑल्टरनेटर का वो सेम होना चाहिए एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज की तरह, राइट। तीसरा अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर शुड बी स्लाइटली हायर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर। जो फ्रीक्वेंसी है इनकमिंग ऑल्टरनेटर की वो ज़्यादा होना चाहिए एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे कि हमने डिस्कशन किया क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात किया जो ऑल्टरनेटर है उसका जो फेज सीक्वेंस है, इनकमिंग ऑल्टरनेटर का जो फेज सीक्वेंस है वो कांस्टेंट सेम होना चाहिए। मतलब जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसका फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए बाकी के ऑल्टरनेटर की तरह। और जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए बाकी के ऑल्टरनेटर की तरह। मगर यहाँ पर हम लोग इनकमिंग ऑल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग क्यों रख रहे हैं ज़्यादा। तो इनकमिंग ऑल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ज़्यादा रखने का रीज़न ये, जब हम लोग वो इनकमिंग ऑल्टरनेटर को बाकी के ऑल्टरनेटर के साथ लगा देंगे तो जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल 50 हर्ट्स हो जाएंगी। तो यही रीज़न से पहला ऑल्टरनेटर को इनकमिंग ऑल्टरनेटर को बाकी के ऑल्टरनेटर से कनेक्ट करने से पहला जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो ज़्यादा होना चाहिए, ये हमें इंश्योर करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर शुड बी स्लाइटली हायर, जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर इज़ हायर, जो फ्रीक्वेंसी है वो जब फ्रीक्वेंसी इनकमिंग ऑल्टरनेटर की वो हाई होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया अगर फ्रीक्वेंसी इनकमिंग ऑल्टरनेटर की अगर हाई होती है तो पैरेलल कनेक्शन के बाद, पैरेलली कनेक्ट करने के बाद वो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे हो जाएंगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बराबर में हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर इज़ हायर because when incoming alternator will get connected parallelly completely then its frequency become equal to normal frequency। तो पूरा स्टेटमेंट मैं यहाँ से रिपीट करता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर शुड बी स्लाइटली हायर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर इज हायर बिकॉज व्हेन इनकमिंग ऑल्टरनेटर विल गेट completely parallelly connected then its frequency become equal to the normal frequency, जैसे कि हमने डिस्कशन किया। तो यहाँ पर हमें क्या क्या फैक्टर कंसिडर करना होता है मैं क्विक रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला ऑल्टरनेटर इनकमिंग ऑल्टरनेटर जिसे हमें एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के साथ लगाना है, जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसका जो फेज सीक्वेंस है इस एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के फेज सीक्वेंस के साथ मिलना चाहिए। दूसरा रीज़न अगर हम लोग देखें जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है, इनकमिंग ऑल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज से मैच करना चाहिए। तीसरा अगर हम लोग देखें जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्जिस्टिंग ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। पैरेलल कनेक्शन के बाद वो जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बराबर में हो जाएंगी। अगर फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग बराबर इनकमिंग ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो ऐसे केस में होगा क्या, पैरेलल कनेक्शन के बाद वो जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें चेंजेस होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बराबर में नहीं होगी। तो हमें फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बराबर में चाहिए। तो ये रीज़न की वजह से जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा रखते हैं पैरेलल कनेक्शन के टाइम। और पैरेलल कनेक्शन जब हो जाता है पूरी तरीके से
तो जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के बराबर में हो जाती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये सारे के सारे फैक्टर्स हमने सक्सेसफुली सेटिस्फाई किया है या फिर नहीं किया है, इसको इंश्योर करने के लिए, इसको पता करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज़ करते हैं और वो जो मेथड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेथड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट ऑल द कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन इज सेटिस्फाई और नॉट, ये जांचने के लिए कि पैरेलल ऑपरेशन की सारी कंडीशन हमने सक्सेसफुली सेटिस्फाई की या नहीं की है, हम लोग एक मेथड यूज़ करते हैं और ये जो मेथड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेथड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिंक्रोनाइजेशन मेथड या फिर बोल सकते हैं जो सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि सारी की सारी जो कंडीशन है पैरेलल ऑपरेशन की उसे हमने सक्सेसफुली सेटिस्फाई किया है या फिर नहीं किया है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन मेथड है वो में बेसिकली दो मेथड, सिंक्रोनाइजेशन मेथड हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला जो मेथड होता है वो होता है डार्क लैंप मेथड और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है सिंक्रोनोस्कोप मेथड। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने बात किया जो सिंक्रोनाइजेशन मेथड होता है वो दो तरीके का होता है। पहला जो मेथड है वो है डार्क लैंप मेथड और दूसरा जो मेथड है वो है सिंक्रोनोस्कोप मेथड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डार्क लैंप मेथड से। तो ये डार्क लैंप मेथड में हम लोग बेसिकली करते हैं क्या, जो इनफाइनाइट बस और जो ऑल्टरनेटर है दोनों के टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग लगा देते हैं बेसिकली तीन लैंप। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये इनफाइनाइट बस। अभी इनफाइनाइट बस का मतलब क्या होता है, जो इनफाइनाइट बस है वो एक ऐसा नोड है या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा जंक्शन है इस पर जो वोल्टेज है वो कैसा होता है, जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया इनफाइनाइट बस क्या होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो इनफाइनाइट बस है वो एक जंक्शन और या फिर बोल सकते हैं नोड है जिस पर जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है और जो फ्रीक्वेंसी जो होती है, जहाँ पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। और इनफाइनाइट बस पर जो बहुत सारे जनरेटर्स बेसिकली कनेक्टेड होते हैं और इनफाइनाइट बस पर जो वोल्टेज और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है भले से पावर में कितना भी चेंज हो रहा हो। राइट, इनफाइनाइट बस कैन बी मॉडल एज अ वोल्टेज सोर्स विद जीरो इंटरनल इम्पीडेंस। जो इनफाइनाइट बस है उसको हम लोग एज अ वोल्टेज सोर्स के तौर पर मॉडल कर सकते हैं और जो इंटरनल इम्पीडेंस होगा वो कितना होगा, वो जीरो होगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इनफाइनाइट बस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें वही हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, इनफाइनाइट बस हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है इनफाइनाइट बस और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है ऑल्टरनेटर। तो जो ऑल्टरनेटर या फिर बोल सकते हैं जो सिंक्रोनस जनरेटर है इसमें हमें कितने फेजेस मिलेंगे, हमें तीन फेजेस मिलेंगे। पहला जो फेस है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिला, दूसरा फेस हमें यहाँ पर मिला और तीसरा जो फेस है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिला। राइट, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये इनफाइनाइट बस हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेटर और यहाँ पर ये इनफाइनाइट बस, यहाँ पर ये जो टर्मिनल है वो इनफाइनाइट बस के टर्मिनल है, ये इनफाइनाइट बस के टर्मिनल है। तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट बस और यहाँ पर ये ऑल्टरनेटर, दोनों के बीच में हमने कुछ इस तरीके से लैंप लगा के रखी है। यहाँ पर ये लैंप, यहाँ पर ये लैंप बी और यहाँ पर ये लैंप सी। और ये रीज़न की वजह से जो मेथड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डार्क लैंप मेथड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर ये जो टर्मिनल है मान लेते हैं T1 और यहाँ पर ये T2, या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो अल्टरनेटर है इसका ये वाला जो फेस हमें जो दिखाई दे रहा है इसके साथ हमने लैंप ए को लगा दिया। सिमिलरली जो अल्टरनेटर है इसका जो ये वाला जो फेस हमें जो दिखाई दे रहा है इसके साथ हमने लैंप बी को लगा दिया। अल्टरनेटर का ये वाला जो फेस हमें जो दिखाई दे रहा है इसके साथ हमने कौन सी लैंप को लगा दिया, लैंप सी को लगा दिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया ये मेथड में होगा क्या, इन दिस मेथड थ्री लैम्प्स आर कनेक्टेड बिटवीन दी टर्मिनल्स ऑफ ऑल्टरनेटर एंड इन बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इनफाइनाइट बस। जैसे कि हमने बात किया जो इनफाइनाइट बस का जो टर्मिनल है और जो ऑल्टरनेटर का जो टर्मिनल है दोनों के बीच में हमने तीन लैंप लगा के रखी है। तो ये डार्क लैंप मेथड में बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं जो इनफाइनाइट बस है इसका जो वोल्टेज है वो है V1 और यहाँ पर ये जो ऑल्टरनेटर है इसका जो वोल्टेज है वो है V2। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये दोनों वोल्टेजेस V1 वोल्टेज और V2 वोल्टेज जब ये दोनों वोल्टेजेस बराबर में होते हैं तो जो लैंप होती है वो कैसी होती है, वो डार्क होती है, मतलब जो लैंप होती है वो बुझी हुई होती है। और ये लैंप अगर बुझी हुई नहीं है, ये लैंप डार्क नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑल्टरनेटर और यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट बस दोनों का जो वोल्टेजेस है वो सेम नहीं है, दोनों के वोल्टेजेस के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन दिस मैथड लैंप विल बिकम डार्क, लैंप विल रिमेन डार्क इफ़ द AC वोल्टेज एट बोथ द एंड ऑफ द लैंप आर इक्वल। AC वोल्टेज दोनों एंड के अक्रॉस या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये लैंप के टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेजेस है, कौन कौन से वोल्टेजेस, इनफाइनाइट बस के वोल्टेज और यहाँ पर ये ऑल्टरनेटर का वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेज जब तक के सेम है तब तक की जो लैंप होगी वो डार्क होगी। और AC वोल्टेज अगर सेम होता है तो जो AC वोल्टेज है उसका जो मैग्नीट्यूड और जो फेस एंगल होगा वो सेम होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये इनफाइनाइट बस का जो वोल्टेज है वो है V1 और यहाँ पर ये जो अल्टरनेटर है इसका जो वोल्टेज है वो है V2। हमने ये डिस्कशन किया V1 और V2 जब तक दोनों बराबर में होगी तो ये जो लैंप होगी वो कैसी रहेगी, डार्क रहेगी।
V1 और V1 वोल्टेज और V2 वोल्टेज दोनों बराबर में, इसका मतलब दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और दोनों का जो फेस एंगल है वो भी सेम है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो लैंप हमें जो दिखाई दे रही है, ये जो लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड या फिर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लैंप चेंजेस एट अ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर ये जो लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज कर रहा होता है एक फ्रीक्वेंसी पर, और वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। और जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसका मैथमेटिकल रिलेशन ये होता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और डिनोमिनेटर में 2। यहाँ पर ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 बेसिकली है क्या, ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, इनफाइनाइट बस की और ऑल्टरनेटर की। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, विच डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एट विच वोल्टेज अक्रॉस लैंप बिकम जीरो। तो ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि डिटरमाइन करती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी पर लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बीट फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमने बात किया, ये बीट फ्रीक्वेंसी है क्या, ये लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा होता है फ्रीक्वेंसी पर, और वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी ये आइडेंटिफाई करती है या फिर ये डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी से कि किस फ्रीक्वेंसी पर ये लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जब लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया, बीट फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी जिस पर जो वोल्टेज है लैंप के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन दिस मेथड वोल्टेज एट विच लैंप बिकम जीरो, तो जो वोल्टेज है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नोड वोल्टेज। तो डार्क लैंप मेथड पर जिस वोल्टेज पर लैंप, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये मेथड में, इन दिस मेथड वोल्टेज एट विच लैंप बिकम डार्क, ये मेथड में जिस वोल्टेज पर लैंप पूरी तरीके से डार्क हो जाती है, तो जो वोल्टेज है उसको हम लोग कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, नोड वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें स्विच दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला स्विच, यहाँ पर ये वाला स्विच। तो ये जो स्विच है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग स्विच। अब ये सिंक्रोनाइजिंग स्विच की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जब ये ऑल्टरनेटर पूरे सिस्टम के साथ पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा तो बेसिकली होगा क्या, ये जो सिंक्रोनाइजिंग स्विच है इसको हम लोग क्या कर देंगे, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जब सिंक्रोनाइजेशन पूरी तरीके से हो जाएगा तो ये जो स्विच है इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, जिसके वजह से होगा क्या, जो ऑल्टरनेटर है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन सिंक्रोनाइजेशन इज डन, जस्ट सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा तो ये जो स्विच है उसको हम लोग क्लोज कर देंगे और जो अल्टरनेटर है वो बाकी के सिस्टम के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जो अल्टरनेटर है, इनकमिंग अल्टरनेटर पैरेलल अल्टरनेटर के साथ आ जाएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये है क्या, ये है बीट फ्रीक्वेंसी। रेट एट विच लैम्प इज गेटिंग डार्क, दैट इज फ्लक्चुएशन इन लैम्प, या फिर बोल सकते हैं फ्लिकरिंग, इज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो लैम्प है बेसिकली क्या हो रही होती है, फ्लक्चुएट हो रही होती है, मतलब ये जल रही होती है, बुझ रही होती है, जल रही होती है, बुझ रही होती है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्लिकरिंग। तो जो फ्लिकरिंग रेट होता है लैम्प का, ये डिपेंड करता है, ये जो बीट फ्रीक्वेंसी है इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंस पर। तो ये जो फ्लिकरिंग रेट है लैम्प का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 के डिफरेंस के ऊपर। लैम्प का फ्लक्चुएशन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, लैम्प की फ्लिकरिंग अगर ज़्यादा है तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस किसके बीच में, जो इनफाइनाइट बस और जो अल्टरनेटर है दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो जो लैम्प में जो फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर लैम्प में अगर फ्लक्चुएशन अगर कम हो रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो कम है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंस किसके बीच में, इनफाइनाइट बस के बीच में और ऑल्टरनेटर के बीच में। और वो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो हमें ये वाला रिलेशन शो कर रहा है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और डिनोमिनेटर में 2। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें मेथड में, जो लैंप है वो सीरियली भी टर्न ऑफ हो सकती है, राइट। जो लैंप है वो सीरियली भी टर्न ऑफ हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले लैंप ए टर्न ऑफ हुई, फिर दूसरी लैंप टर्न ऑफ हुई, फिर तीसरी लैंप टर्न ऑफ हुई। तो जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल है जब जनरेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इनफाइनाइट बस की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब जनरेटर की फ्रीक्वेंसी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जब ये जनरेटर की फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी ये इनफाइनाइट बस की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो ऐसे केस में होता क्या है, हमारी जो लैंप है वो सिक्वेंशियली टर्न ऑफ होती है। पहला ये लैंप ए टर्न ऑफ होगी, फिर लैंप बी टर्न ऑफ होगी, फिर उसके बाद लैंप सी टर्न ऑफ होगी। कंडीशन क्या है कि जो जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इनफाइनाइट बस की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए, राइट। अगर जनरेटर की फ्रीक्वेंसी अगर इनफाइनाइट बस की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में कम है तो बेसिकली होगा क्या, पहला जो लैंप ए है वो टर्न ऑफ होगी, फिर लैंप सी टर्न ऑफ होगी और जो लैंप बी है फिर बाद में टर्न ऑफ होगी, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फ्रीक्वेंसीज चेंज देन टर्निंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ लैम्प विल ऑल्सो गेट चेंज। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग चेंज करते हैं, ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी और इनफाइनाइट बस की फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो जो लैम्प का जो टर्निंग ऑफ का जो सीक्वेंस है, टर्न ऑफ सीक्वेंस, वो भी क्या होगा, चेंज होगा।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑल दी लैम्प्स आर टर्न ऑफ एट द सेम टाइम, अगर सारी की सारी लैम्प अगर सेम टाइम में अगर टर्न ऑफ हो रही है तो जो फेज सीक्वेंस है इनकमिंग ऑल्टरनेटर का वो सेम है एज दैट ऑफ फेज सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट बस। तो इनफाइनाइट बस का फेज सीक्वेंस और ये जो इनकमिंग ऑल्टरनेटर है उसका फेज सीक्वेंस अगर ये दोनों बराबर में होते तो ऐसे केस में होगा क्या, सारी की सारी जो लैम्प है वो टर्न ऑफ हो जाएंगी एट दी सेम टाइम। और अगर सारी की सारी लैम्प अगर सिक्वेंशियली टर्न ऑफ हो रही है, पहला लैम्प ए टर्न ऑफ हुई, फिर लैम्प बी, फिर लैम्प सी, इसका मतलब जो जनरेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा है इनफाइनाइट बस की फ्रिक्वेंसी के कंपैरिजन में। जनरेटर की फ्रिक्वेंसी अगर इनफाइनाइट बस की फ्रिक्वेंसी के कंपैरिजन में कम होती है तो पहला लैम्प ए टर्न ऑफ होगी, फिर लैम्प सी टर्न ऑफ होगी, फिर उसके बाद लास्ट में लैम्प बी टर्न ऑफ होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये मेथड से हमने क्या क्या समझा, ये मेथड से हमने ये समझा अगर लैंप अगर डार्क नहीं हो रही है तो जो वोल्टेजेस का जो मैग्नीट्यूड है ऑल्टरनेटर के अक्रॉस और जो इनफाइनाइट बस के अक्रॉस वो इक्वल नहीं है। मतलब ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर लैंप अगर डार्क नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो अल्टरनेटर का वोल्टेज और जो इनफाइनाइट बस का जो वोल्टेज है वो दोनों वोल्टेजेस बराबर में नहीं है। टू मेक वोल्टेज मैग्नीट्यूड इक्वल टू इनफाइनाइट बस वी नीड टू वेरी फील्ड करंट ऑफ ऑल्टरनेटर। और अगर हमें ऑल्टरनेटर का वोल्टेज और जो इनफाइनाइट बस का जो वोल्टेज है, दोनों वोल्टेजेस को अगर हमें सेम करना है तो हम लोग ऑल्टरनेटर के वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं बाय वेरिंग द फील्ड करंट ऑफ ऑल्टरनेटर। और जैसे कि हमने डिस्कस किया जो फ्लिकरिंग रेट है लैम्प का वो डिपेंड करता है बिट फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वी कैन ऑल्सो से फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटर एंड इनफाइनाइट बस। जैसे कि हमने बात किया जो लैम्प है वो क्या हो रही होती है, फ्लिकर कर रही होती है, तो जो फ्लिकरिंग रेट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है ऑल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी और इनफाइनाइट बस की जो फ्रीक्वेंसी है उसके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मेथड से हमें 5-6 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। सबसे पहला जो लैंप होगी वो डार्क होगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला जो लैंप होगी तीनों लैंप वो डार्क होगी अगर इनफाइनाइट बस का वोल्टेज और ये अल्टरनेटर का वोल्टेज अगर ये दोनों वोल्टेजेस सेम होते। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए अगर अल्टरनेटर का वोल्टेज अगर इनफाइनाइट बस के वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जनरेटर का वोल्टेज इनफाइनाइट बस के वोल्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है तो पहला लैंप ए टर्न ऑफ होगी, फिर लैंप बी टर्न ऑफ होगी, फिर उसके बाद लैंप सी टर्न ऑफ होगी। सिमिलरली ऑल्टरनेटर का वोल्टेज अगर इनफाइनाइट बस के वोल्टेज के कंपैरिजन में कम होता है तो ऐसे केस में पहला लैंप ए टर्न ऑफ होगी, फिर लैंप सी टर्न ऑफ होगी, फिर उसके बाद लैंप बी टर्न ऑफ होगी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें अगर ये इनफाइनाइट बस का फेज सीक्वेंस और यहाँ पर ये ऑल्टरनेटर का फेज सीक्वेंस अगर ये दोनों का फेज सीक्वेंस अगर बराबर में तो ये तीनों जो लैंप होगी वो साथ में टर्न ऑफ हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, ये जो लैंप है वो फ्लिकर भी करेगी और ये जो लैंप का जो फ्लिकरिंग का जो रेट है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर ये जो ऑल्टरनेटर और यहाँ पर ये जो इनफाइनाइट बस है दोनों की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये जो लैंप है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वेरी जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है लैंप के अक्रॉस वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा होता है फ्रीक्वेंसी पर, और वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बिट फ्रीक्वेंसी। बिट फ्रीक्वेंसी हमें ये बोलते हैं जो बिट फ्रीक्वेंसी है डिटरमाइन करती है फ्रीक्वेंसी की कौन सी वैल्यू पर लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें विच डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी जहाँ पर जो वोल्टेज है लैंप के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें बेसिकली मेथड में पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग ये सिंक्रोनाइजेशन मेथड के अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो जो वोल्टेज होता है सिंक्रोनाइजिंग स्विच के अक्रॉस उसकी वजह से बेसिकली सिंक्रोनाइजिंग करंट जनरेट होता है। अब ये सिंक्रोनाइजिंग करंट क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो सिंक्रोनाइजिंग करंट है बेसिकली सर्कुलेटिंग टाइप का करंट होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें इसके बाद वाला जो मेथड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनोस्कोप मेथड। सिंक्रोनोस्कोप मेथड में हम लोग बेसिकली करते हैं क्या है, सिंक्रोनोस्कोप मेथड में और जैसे कि हमने बात किया था सिंक्रोनाइजेशन के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। पहला जो मेथड होता है वो होता है डार्क लैंप मेथड और दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनोस्कोप मेथड। तो सिंक्रोनोस्कोप मेथड में हम लोग करते हैं क्या, एक डिवाइस का यूज़ करते हैं और वो जो डिवाइस है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनोस्कोप। और वो जो सिंक्रोनोस्कोप है उसको हम लोग जनरेटर और इनफाइनाइट बस के बीच में लगा देते हैं। यहाँ पर ये जो डिवाइस हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सिंक्रोनोस्कोप, और जो सिंक्रोनोस्कोप है इसको हम लोग जनरेटर और इनफाइनाइट बस के बीच में लगा देते हैं। यहाँ पर ये सिंक्रोनोस्कोप में हमें कुछ इस तरीके से नीडल दिखाई देती है और ये जो नीडल या फिर बोल सकते हैं पॉइंटर ये राइट हैंड साइड में मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फास्ट और ये स्लो हमने क्या लिखा है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट। तो जो सिंक्रोनोस्कोप है वो डिवाइस है या फिर बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पॉइंटर होता है अंदर जो कि रोटेट कर सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर पॉइंटर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है मतलब लेफ्ट साइड में अगर रोटेट कर रहा है, आई मीन पॉइंटर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है मतलब राइट साइड में अगर रोटेट कर रहा है
फास्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बस की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो अगर पॉइंटर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो जो जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो बस की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सिमिलरली अगर पॉइंटर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो जो जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है और बस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। सिंक्रोनस मेथड में अगर पॉइंटर अगर राइट हैंड साइड मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो जो जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है बस की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। सिमिलरली सिंक्रोनस मेथड में अगर पॉइंटर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है एज़ कम्पेयर टू बस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर पॉइंटर अगर बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है, पॉइंटर अगर बहुत फास्ट रोटेट कर रहा है इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है इनफाइनाइट बस और ऑल्टरनेटर के बीच में बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम लोग देखें पॉइंटर अगर रोटेट कर रहा है स्लो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसी का ही मतलब था स्लो और फास्ट। पॉइंटर अगर बहुत स्लो रोटेट कर रहा है इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है ऑल्टरनेटर और इनफाइनाइट बस के बीच में वो कम है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सिंक्रोनोस्कोप मेथड है वो हमें फेज सीक्वेंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं देता। तो इस सिंक्रोनोस्कोप मेथड से हमने क्या समझा, अगर पॉइंटर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, पॉइंटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो जनरेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। पॉइंटर अगर बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर पॉइंटर अगर कम स्लो मूव कर रहा है तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है इनफाइनाइट बस और ऑल्टरनेटर के बीच में वो कम है।